हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द भारतीय सक्ष्य अधिनियम 2023 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है या पॉइंट्स है वो डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो भारतीय सक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 को एनफोर्स किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1 सितंबर 1872 को आया। भारतीय सक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 2 सब क्लॉज 1D में डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को भी इंक्लूड किया गया और सेक्शन 2 सब क्लॉज 1E में एविडेंस के डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी इंक्लूड किया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किसने किया है? सर जेम्स एफ स्टेफन ने ड्राफ्ट किया हुआ है। लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजर बताता है। लॉ ऑफ एविडेंस लेक्स फोरी है, मतलब लॉ ऑफ द फोरम। लॉ ऑफ एविडेंस फैक्टम प्रोबंडम भी है और फैक्टम प्रोबंस। फैक्टम प्रोबंडन मतलब द फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, द फैक्ट रिक्वायरिंग प्रूफ। जिसको प्रूव करने के लिए कोई फैक्ट चाहिए तो उसको फैक्टम प्रोबंडम कहा जाएगा। एंड फैक्ट्स यूज टू प्रूव अ फैक्ट, सब्सिडियरी फैक्ट, उसको फैक्टम प्रोबंस कहा जाएगा। सेक्शन 4 ऑफ भारतीय सक्ष्य अधिनियम या सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रेस जेस्टे की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस जेस्टे, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, इसको रेस जेस्टे कहा जाता है। इसका एक लैंडमार्क जजमेंट भी है, आर वर्सेस फॉस्टर का। सेक्शन 7 of BSA Act and Section 9 of Indian Evidence Act, facts necessary to explain or introduce fact in issue or relevant fact, उसमें TIP का भी इंक्लूजन है। TIP का मतलब है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। आज मेरा फोन चोरी हो गया, पुलिस ने मेरे सामने 10 फोन रखे हुए, उसमें से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि इसमें से मेरा फोन कौन सा है, तो इसको कहा जाता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। मुझे कोई थप्पड़ मार के चला गया, मैंने उसका चेहरा देख लिया, पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है, उसमें से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, पता को इसमें से ये आदमी ने मुझे मारा है, तो इसको कहते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। सेक्शन 9 ऑफ भारतीय सक्ष्य अधिनियम एंड सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट talks about when facts not otherwise relevant becomes relevant. Plea of alibi. His presence was elsewhere at the time of offense. दृश्यम मूवी इसी के ऊपर है। जिस वक्त जहां पे ऑफेंस हुआ है उस वक्त वो आदमी वहां पे मौजूद नहीं है, इसको कहते हैं प्ली ऑफ एलिबी। जनरली डिफेंस में ये लिया जाता है कि उस वक्त वो मौजूद ही नहीं था जहां पे ऑफेंस हुआ है। सेक्शन 15 ऑफ बीएस एक्ट एंड सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिशन को डिफाइन किया गया है। एडमिशन ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों हो सकता है। सेक्शन 22 ऑफ बीएस एक्ट एंड सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कन्फेशन को डिफाइन किया गया। कन्फेशन जुडिशियल या एक्स्ट्रा जुडिशियल हो सकता है, मतलब अगर आप जज के सामने कन्फेशन कर रहे हो तो वो जुडिशियल है, अगर जज के अलावा अगर कहीं पे भी आप कन्फेशन कर रहे हो तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है। बट याद रखिएगा कि अगर आप कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या कोर्शन या फॉल्स प्रॉमिस के थ्रू कर रहे हो तो वो कन्फेशन एडमिट नहीं किया जाएगा। मतलब डरा धमका के फॉल्स प्रॉमिस पे अगर आपको कन्फेस कर रहा है तो वो एडमिट नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, अगर आप कन्फेशन पुलिस को मैजिस्ट्रेट के सामने दे रहे हो तो वो कन्फेशन एडमिट किया जाएगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा। उसके अलावा एक लैंडमार्क जजमेंट है वीर इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें यही क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट जो है वो कन्फेशन होना चाहिए, कन्फेशन एक्यूज पर्सन ने खुद का दिया हुआ चाहिए, वो पर्सन जो है बिना कोई दबाव के अगर फ्री कंसेंट से बोल रहा है तो जाके वो कन्फेशन को एडमिट किया जाएगा। एफआईआर भी कन्फेशन का पार्ट है, मतलब अगर कोई कन्फेशन एफआईआर के थ्रू दे रहा है तो उसको भी एडमिट किया जा सकता है। और कन्फेशन जो है वो एविडेंशरी प्रूफ है, वो कौन से जजमेंट में बताया गया है? शंकारिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, कि उसकी वैल्यू है, उसको एडमिट किया जाएगा, वो एविडेंस है। उसके बाद रिट्रैक्टेड कन्फेशन,
A confession which is first made by the accused, after some time the person denies or vice versa. मतलब पहले वो कन्फेस कर रहा है, बाद में मुकर जा रहा है, तो इसको रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहते हैं। दृश्यम 2 में पहले पुलिस के सामने वो एडमिट करता है कि उसने खून किया, फिर कोर्ट के सामने जाके वो रिट्रैक्ट कर रहा है, पलट दे रहा है अपने स्टेटमेंट को कि नहीं उसने खून नहीं किया, तो इसको कहा जाता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। फिर सेक्शन 26 ऑफ बीएसए एक्ट एंड सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन बताया गया है, सब क्लॉज 1 में, ए में। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, इन एविडेंस, यर से एविडेंस इज नॉट एन एविडेंस, यर से मतलब सुनी सुनाई बात है, बट डाइंग डिक्लेरेशन इज एन एक्सेप्शन टू इट। इसको कहा जाता है कि मरा हुआ आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए उसको एडमिट किया जाता है। इसके ऊपर एक मैक्सिम भी है, नेमो मेरिट्यूरस प्रिजमंटर मेंट्री। इसका मतलब ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, नो पर्सन विल लाई वाइल ही इज डाइंग। मतलब मरा हुआ आदमी कभी भी मरते वक्त झूठ नहीं बोलेगा, तो इसको डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। के रामाचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के केस में बताया गया था कि एफआईआर जो है वो भी डाइंग डिक्लेरेशन का हिस्सा हो सकता है। और कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में बताया गया था कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो भी एविडेंशियरी प्रूफ हो सकता है। सेक्शन 39 ऑफ बीएस एक्ट एंड सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्सपर्ट ओपिनियन बताया गया। सीआईडी में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साल्वे के पास वो रिपोर्ट मांगते हैं कि इसका मर्डर हुआ है या इसने सुसाइड किया हुआ है, तो वो क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो एक एक्सपर्ट है मेडिकल फील्ड में, उसका ओपिनियन लिया जा रहा है। बट ये प्रिजम्पशन है, कंक्लूसिव प्रूफ यहाँ पे नहीं होगा। एक्सपर्ट ओपिनियन कोर्ट मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुखदेव सिंह के केस में आइडेंटिफाई ऑफ हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशन एक्सपर्ट ओपिनियन में फॉल हो रहा है और उसको कंसिडर किया जा सकता है, ये केस में बताया गया था। सेक्शन 41 सब क्लॉज 2 बीएसए एक्ट में बताया गया है, कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, द ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटी which has issued electronic signature certificate is a relevant fact. सेक्शन 92 बीएस एक्ट या सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट 30 इयर्स या उससे पुराना है तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और सेक्शन 93 बीएस एक्ट और सेक्शन 90 ए इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिज्यूम किया गया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर वो 5 साल या उससे पुराना है, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस 5 इयर्स या उससे पुराना है तो वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो ओरिजिनल है। Section 110 of BS Act and Section 107 of Indian Evidence Act burden of proving death of a person known to have been alive within 30 years. तो अगर कोई पर्सन जिंदा है और आपको प्रूव करना है कि वो मर चुका है, तो 30 साल तक अगर वो जिंदा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पे है। And Section 111 of BS Act and Section 108 of Indian Evidence Act burden of proving that a person is alive who has not been heard for 7 years. अगर 7 साल से आदमी जिंदा पाया नहीं गया है और आपको प्रूव करना है कि वो जिंदा है, तो 7 साल तक का वो प्रिजम्पशन है, वो कोई भी कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, तब कोर्ट प्रिज्यूम करेंगी कि वो मर चुका है। तो सिर्फ ये ईयर्स जो है सेक्शंस में वो मार्क कर लीजिएगा। Section 116 of BS Act and Section 112 of Indian Evidence Act. Birth during marriage, conclusive proof of legitimacy. 280 days या उससे ज़्यादा मैरिज डिसॉल्व होने के बाद अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है तो वहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ है कि ये जो हस्बैंड है वही लेजिटिमेट सन ये बच्चे का है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है, और डिवोर्स होने के 280 दिन के अंदर 280 डेज के अंदर अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये हस्बैंड जो है वही उस बच्चे का बाप है, इज द फादर ऑफ दैट चाइल्ड। सेक्शन 117 of BS Act and section 113A talks about presumption as to abetment of suicide by a married woman within 7 years of a marriage. तो शादी के 7 साल के अंदर अगर लड़की सुसाइड कर लेती है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा
कि उसको एबेट किया गया, इंस्टिगेट किया गया, उकसाया गया सुसाइड करने के लिए। उसके अलावा सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड 118 में डाउरी डेथ की भी बात कर रहे हैं, उसमें भी 7 साल वहां पे प्रिजम्पशन है। सेक्शन 121 of BSA Act and 115 of Indian Evidence Act talks about estoppel, रोक दिया जाएगा। आप पहले कोर्ट में कुछ बोल रहे थे, बाद में कुछ और बोल रहे हो, तो दोनों चीजें अलाउ नहीं करेंगे, तो वहां पे एस्टॉपल आ जाएगा। Section 124 of BSA Act and Section 118 of Indian Evidence Act talks about who may testify, विटनेस कौन बन सकता है। तो हर कोई कंपिटेंट व्यक्ति विटनेस बन सकता है। इवन अ चाइल्ड कैन बी ए विटनेस, इवन एन अकम्प्लिश बी एन विटनेस। अकम्प्लिश मतलब साथीदार, जिसने आपके आपके साथ गलत काम में साथ दिया हुआ है, को एक्यूज्ड। सेक्शन 138 बीएस एक्ट और सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट में अकम्प्लाइज की बात कर रहा है। तो अकम्प्लाइज भी अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो भी कंपिटेंट विटनेस कहलाएगा, ही कैन टेस्टिफाई। सेक्शन 128 बीएस एक्ट और सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करती है। सेक्शन 142 of BS Act and section 137 of Indian Evidence Act talks about examination of witness. Section 143 of BS Act and section 138 of Indian Evidence Act talks about order of examination. बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ आएगा, जो वकील अपने विटनेस को बुला के आता है और उससे सवाल जवाब करता है, उससे एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। उसके बाद आता है क्रॉस एग्जामिनेशन, जो ऑपोजिट एडवोकेट कर रहा है, और उसके बाद आ जाता है री एग्जामिनेशन। सेक्शन 146 of BSA Act and section 141 of Indian Evidence Act talks about लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन मतलब जिसका सिर्फ जवाब हाँ या ना में। क्या आप पुरुष है, हाँ या ना में ही आप जवाब दे सकते हैं। एलोबरेटिव यहाँ पे आंसर नहीं है। तो लीडिंग क्वेश्चन जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में आप पूछ सकते हो, बट एग्जामिनेशन चीफ एंड री एग्जामिनेशन में आपको अलाउ नहीं किया जाता है। इसलिए देखिए, जब भी एग्जामिनेशन इन चीफ है फर्स्ट राउंड, तब आपसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आप क्या करते, क्या हुआ था, डिटेल में आंसर पूछा जाएगा। बट क्रॉस एग्जामिनेशन में यस एंड नो टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस और मैक्सिम्स थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट का। थैंक यू।